हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। तो हिंदू एंड न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल आज है ड्यू डिलिजेंस अनसेफ ड्रग्स। तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स जो एक सिंगल डोजेज में बनाए जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक सिंगल पिल बनाती है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर 3-4 ड्रग्स का एक रेशियो में एक मात्रा में उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कंबाइन करके एक सिंगल पिल बनाते हैं या सिंगल डोजेज बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। सो ऐसे 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो इंडिया में मौजूद थे, जिनको लाइसेंस दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया। ये मार्च 2016 का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, जिसके थ्रू ये सारे 344 ड्रग्स एफडीसी ड्रग्स बैन हो गए। ये बैन को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। काफी सारे हाई कोर्ट्स में इसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल किए गए फार्मास्यूटिकल कंपनीज से। तो ये सारे पिटिशंस पे जजमेंट हो रहा है और अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। मतलब कि ये नोटिफिकेशन अब वैलिड नहीं है, मतलब ये ड्रग्स अब नो लॉन्गर अब बैंड नहीं है। तो अब रीजन दिया गया इसके लिए ये है कि ये ड्रग्स क्यों बैन किए गए थे, गवर्नमेंट ने किया था, उन्होंने बोला इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं। अगर सिंगल डोज भी ले रहे हैं तो उसमें वही बेनिफिट हो रहा है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट ऑफ एनी थेरेप्यूटिक वैल्यू। तो इसीलिए इनको बैन किया गया। बट जजमेंट ये कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का कि बैन थेरेप्यूटिक वैल्यू है या नहीं उसका क्वेश्चन नहीं है, बट जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस यूज करना चाहिए गवर्नमेंट को, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का जो एक्ट है उसके अंदर, वो प्रोसेस यूज नहीं किया गया। क्योंकि उस प्रोसेस के हिसाब से ये ड्रग्स में थेरेप्यूटिक वैल्यू है कि नहीं, वो एक टेक्निकल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, जो स्टैट्यूटरी कमेटी बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी कमेटी इज अ कमेटी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एक्ट से बनती है, तो उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। स्टैट्यूट एक्ट का दूसरा वर्ड है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है ड्रग टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। इन स्टैट्यूटरी बॉडीज का एडवाइस लेना चाहिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडवाइस ये बैन हो सकता है। क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए ये नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट का बैन का नोटिफिकेशन था, उसको खारिज किया। तो ये क्या प्रोसेस गवर्नमेंट ने फॉलो किया, ये बात ये थी कि ये ड्रग्स, एफडीसी ड्रग्स का थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, तो इनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए और गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। तो उन्होंने फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो ये इतने सारे लाइसेंसेस को कंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, 10 अलग अलग कमिटीज बनाई इनको स्टडी करने के लिए। इन कमिटीज से काम ना हो पाया तो गवर्नमेंट ने और एक कमेटी बनाई, इसका कमेटी का नाम था कोकाटे कमेटी। सो इस कोकाटे कमेटी को ये एप्लीकेशंस कंसिडर करने के लिए दिया गया था, पर कोकाटे कमेटी ने अपना रिकमेंडेशंस दिया एफडीसी ड्रग्स के ऊपर, और इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन लाया। तो कोकाटे कमेटी के पास कोई स्टैट्यूटरी मैंडेट नहीं है, वो करेक्ट लीगल प्रोसेस नहीं है। तो गवर्नेंस करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए भी, हालांकि डिसीजन सही है, क्योंकि एडिटोरियल भी कहता है कि काफी एफडीसी ड्रग्स ऐसी है जिनको बैन करना चाहिए, जिनका सच में कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, पर क्योंकि सही प्रोसेस नहीं यूज किया गया, इसको अपहोल्ड नहीं कर सकते। तो जजमेंट इसी पे है कि प्रोसेस सही होना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट है। सो ये है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो बैन किए गए उसके बारे में। फिर अगला न्यूज है, अगला एडिटोरियल है हिंदू में, इंडोनेशियाज ब्लास्फेमी प्रोटेस्ट्स। ये इंडोनेशिया की जकार्ता सिटी का गवर्नर है, जिनका नाम है बासुकी पूर्णिमा। तो ये बासुकी पूर्णिमा डबल माइनॉरिटी है, इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और ये बासुकी पूर्णिमा एथनिकली चाइनीज है और क्रिश्चियन भी है, इसीलिए उनको डबल माइनॉरिटी कहा जाता है ना। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि कुरान की वैल्यूज को यूज किया जा रहा है वोटर्स को ये दिमाग में डालने के लिए कि मुस्लिम्स के ऊपर एक नॉन मुस्लिम गवर्न नहीं कर सकता, रूल लीड नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट उन्होंने रेस की, जिसकी वजह से उनके ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगे, मतलब इंसल्टिंग रिलीजन का चार्जेस लगा और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया है। और
इंडोनेशिया में उनके अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट मेजरली जकार्ता सिटी में ही हो रहा है जहां वो गवर्नर है। तो ये प्रोटेस्ट इतनी भारी मात्रा में इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उधर जकार्ता में स्लम एविक्शंस भी काफी ज्यादा करवाए थे, जिनकी वजह से लोग वहां उनसे नाराज भी है, स्लम इनहैबिटेंट्स। तो ये एक रीजन भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स ये जो प्रोटेस्ट भी है वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो प्रेसिडेंट ने भी उनके बारे में कहा है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। बट ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ हैंड ना जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल सच इंसिडेंट्स, जो ये रिलीजन के नाम पे जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इनका आउट ऑफ हैंड जाना हो सकता है, जिसकी वजह से यूथ्स भी अट्रैक्ट होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। इवन इंडोनेशिया में भी ये है सस्पिशन कि हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स यहाँ से सीरिया गए हैं इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने को, जो हम काफी कंट्रीज में सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना हो। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जानी जाती है। तो जब रिलीजियस टॉलरेंस वहाँ हाई है, जब वहाँ पे माइनॉरिटीज जैसे कि चाइनीज, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट सब साथ में रहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये उसका स्टेटस बना जारी रहे और उसके ऊपर कोई आंच ना आए, ताकि ये प्रोटेस्ट भी कोई अगली टर्न ना ले। सो वो इम्पोर्टेंट है, बुरा टर्न ना ले। तो दूसरा एडिटोरियल जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, वो है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो अभी अमृतसर में हुआ। इसके ऊपर हमने न्यूज में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान का फंड, जो उन्होंने $500 मिलियन प्लेज किया था, उसको लेने से मना कर दिया और कहा कि उसको आप अपनी कंट्री में यूज करो एक्सट्रीमिज्म कंटेन करने को, ताकि पीस आए अफगानिस्तान में और डेवलपमेंट हो पाए। जब तक वो ना होगा तो हम अपनी कंट्री में कुछ कर नहीं सकते। तो इस पॉइंट पे इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही पॉइंट रेज किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस भी अफेक्ट हो रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान डिसएंगेजिंग, अभी बात नहीं कर रहे हैं, टॉक्स स्टॉल्ड है। तो ये रीजन डिसएंगेजमेंट की वजह से, क्योंकि मिस्टर सरताज अजीज जो यहाँ पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने आए भी थे, उनसे भी कोई बायलैटरल डिस्कशन नहीं हुआ। तो जब हमने फैसला किया है कि हमारी पॉलिसी डिसएंगेजमेंट की है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आगे कहाँ जाएगा, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने क्रॉस एलओसी स्ट्राइक्स तो कर ली, उसके बाद एस्केलेशन ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ गई है, मतलब ज्यादा डेथ्स हो रही है, सोल्जर्स अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आर्मी पे ही उसका पूरा इफेक्ट जाता है। तो आर्टिकल बोलता है कि इंडिया के इस एक्शन की वजह से जो एक इक्विलिब्रियम था एलओसी पे, वो इक्विलिब्रियम अभी अलग इक्विलिब्रियम से रिप्लेस हो गया है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है, जो आर्मी के और कैजुअलिटीज बढ़ा रही है। तो हमको इससे बाहर आना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमको हॉकिशनेस नहीं दिखाना, हमको अपने आप को और अग्रेसिव नहीं दिखाना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग भी अपनी गवर्नमेंट को इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट करें। रादर वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनका सपोर्ट लेना है कि हम साथ मिलकर टेररिज्म को एंड करें, ताकि दोनों कंट्रीज पीसफुली रह सके। तो एक पीसफुल सोल्यूशन इसके लिए लाना है, अपने अलग अलग रिलेशंस बनाने हैं, इंप्रूव करना है, जैसे कि रशिया के साथ रिलेशन, चाइना के साथ रिलेशन, ताकि ये कंट्रीज भी हमारा स्टेटस कंडीशन समझे और हमें सपोर्ट करे। तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने हैं, बिकॉज चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और अब हम देख रहे हैं रशिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपनी आवाज उठाता है। इंडिया पाकिस्तान रशिया जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, जस्ट फ्यू डेज आफ्टर द उरी अटैक्स। तो ये सब भी जब हो रहा है, रशिया इस हार्ट ऑफ एशिया समिट में भी रशियन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने का ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये अफगान रिलेटेड प्लेटफॉर्म था। तो उन्होंने भी पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट ही किया। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स के वी डोंट लूज अदर्स एंड मेक श्योर दैट पाकिस्तान इज आइसोलेटेड। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, वो है कटिंग एज। तो ये एडिटोरियल, अभी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा, जिसके अंदर आरबीआई रेपो रेट चेंज कर सकती है। तो देयर आर एप्रीहेंशंस के रेपो रेट कट हो गए। तो रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई।
तो जब बैंक्स आरबीआई से बोरो करती है तो उनको एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, ये रेपो रेट होता है। तो ये रीपर्चेजिंग ऑप्शन ये होता है, क्योंकि उनको बिल्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट बिल्स, ऑन बेसिस ऑफ विच उनको रीपेमेंट किया जाता है। तो ये जो रेपो रेट होता है अगर कम होगा तो बैंक्स अपने लोनीज से भी कम इंटरेस्ट लेगी, जो उनको वो लोन्स दे रही है उनसे भी उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब खुद को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है आरबीआई को, तो लोनीज को भी बैंक्स को कम इंटरेस्ट देना होगा, ऐसे वो अपने इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन बैंक्स इंटरेस्ट रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और जब बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा लोग लोन्स लेंगे और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो रेपो रेट कट करने का ये एक बेनिफिट है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर, ये होना चाहिए अभी इसलिए भी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी हो गई है, तो उसको स्पर करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ये एक स्टेप लिया जा सकता है कि रेपो रेट कट करे। बट दूसरा पॉइंट ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है, मतलब जो स्पेशली यूएसए में हो रहा है, जिसका इफेक्ट इंडिया को भी पड़ेगा, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने के बाद यूएस इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव जोश आया है, जिसकी वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी ऐसे उम्मीदें जगाई है कि इकोनॉमिक स्पर होगा, इंटरेस्ट रेट्स भी वहां हाई हो गए हैं। तो फेडरल रिजर्व जो है, जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए है, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट रिवील करने वाला है, और ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस है। तो जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स हाई ही है, कंपेयर टू यूएसए इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स हाई है, बट जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यूएसए भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो फिर इन दोस केसेस वो यूएसए में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया से अपना पैसा निकाल के, और ये एक्चुअली होता हुआ अभी भी दिख रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के यूएसए में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कट करती है तो इंडियन इंटरेस्ट रेट्स और कम हो जाएंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा और इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स कब इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको इंटरेस्ट हाई मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट लो हो जाएगा तो उनको इंडिया और ये डेवलपिंग कंट्रीज और अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो देयर इज नो चांस कि आरबीआई रेपो रेट अपना कट करे। और आरबीआई रेपो रेट कट करने का रीजन जब ये दिया जाता है कि रेपो रेट कट होगा तो इंटरेस्ट रेट्स कट हो गए, बैंक्स में भी ये पासिंग ऑन ऑफ कट इन इंटरेस्ट रेट होगा, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स के पास इतना पैसा आ गया है कि वो लोग इस पैसे फंड के बेसिस पे, इस डिपॉजिट्स के बेसिस पे ही अपना इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं। तो ये रेपो रेट के रिलेशन रखने की इसमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो विदाउट इवन कट इन रेपो रेट इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। ओनली पॉइंट जो रेस किया जा रहा है वो ये है कि जो आरबीआई रिक्वायरमेंट्स ला रही है बैंक्स पे कि 100% सीआरआर रखो। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। तो जितना भी फंड्स बैंक्स के पास होता है उसका एक परसेंटेज होता है जो कैश रिजर्व रेशियो रहता है, जो आरबीआई के पास रखना होता है, और बैंक्स को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिलहाल जो डिमोनेटाइजेशन के पहले और बाद का जो थोड़ा पीरियड है उसमें आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स को 100% सीआरआर रखना है। तो जब ऐसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे कि पूरा पैसा उनको आरबीआई के पास पार्क करना है, तो बैंक्स हेल्पलेस हो जाएगी, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इंटरेस्ट रेट लो करे और अपनी बिजनेस आगे बढ़ाए। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना लाए जाए रादर देन सीआरआर से ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना। बिकॉज आरबीआई की बात ये थी कि बहुत सारा पैसा फिर मार्केट में आ जाएगा। जब बैंक्स के पास इतना सारा पैसा है और वो सारे पैसे के बेसिस पे लोन्स देना शुरू करेगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ जाएगी ज्यादा। तो इसलिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया। बट कहा जाता है कि रादर देन सच स्टेप्स अगर वो मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के स्टेप्स ले जिससे आरबीआई को इंटरेस्ट भी पे हो, क्योंकि वो बॉन्ड्स बाय करेगी, बिल्स बाय करेगी, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, एंड देन उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो उस बेसिस पे उनको बेनिफिट भी होगा और आरबीआई का भी पर्पस सर्व होगा कि ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में ना आए। तो ये पॉइंट्स यहाँ रेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक में हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए आज के लिए। पहला सवाल है ऑन सीबीआई। So the CBI functions under Department of Personnel in the Union government and it is a premier investigating police agency in India. However, it suffers, उसमें काफी सारे problems है। So critically examine the factors that hinder, that stop the effective functioning of the CBI. तो ये सवाल है कि कौन सी चीजों की वजह से, कौन से reasons की वजह से CBI function नहीं कर पाता है।
तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो 1941 में एस्टेब्लिश हुआ था दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। 1946 का ये एक्ट है, तो एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो अंडर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके हिसाब से सीबीआई फंक्शन करता है। अब प्रॉब्लम सीबीआई में ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज चार्जेस ऑफ करप्शन। रिसेंटली भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला था कि 2 फॉर्मर सीबीआई चीफ्स जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ऐसा उन्होंने एडवर्स रिमार्क्स दिया था। तो ऐसे केसेस प्लस केसेस अबाउट इवन द ऑफिशियल्स ऑफ सीबीआई जो लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डिसऑनेस्टी जो दिखाई है, उस वजह से ये कटिंग एज पीपल है। कटिंग एज पीपल मींस वो ऑफिशियल्स जो लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब सीबीआई एक यूनिट है और पीपल द पब्लिक द सिटीजन्स एक यूनिट है। ये 2 यूनिट्स जहाँ मिलती है, जहाँ कट होती है, स्क्रैप होती है, तो वो कटिंग एज जो बोलते हैं, जहाँ पे ये 2 एंटिटीज मिलते हैं, वो ऑफिशियल्स जो लोगों के टच में आते हैं, जब वो लोग करप्ट होते हैं तो सीबीआई के ऊपर चार्जेस ऑफ करप्शन लगता है और उसका नाम खराब होता है। तो ये पॉइंट है। दूसरा है पॉलिटिसाइजेशन। सो सीबीआई पॉलिटिसाइज्ड है, ये काफी मात्रा में सच भी है, क्योंकि एटलीस्ट 10% ऑफ सीबीआई केसेस पॉलिटिकल केसेस होते हैं और इन सारे पॉलिटिकल केसेस में यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस आता ही है। तो ये सीबीआई को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको झुकना पड़ता है। तो इसके लिए भी उनको मेजर्स लेना चाहिए कि ऐसे सारे केसेस में वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाए। तो ये सब केसेस एक्सटर्नल प्रेशर से कैसे इंसुलेट करना है, ये सीबीआई की कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि सीबीआई चीफ कितना क्रेडिबल है, कितनी इंटीग्रिटी है उनके स्टैंडिंग में। देन नेक्स्ट रीजन जो है वो है डिले इन कंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशंस। तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू करती है वो खत्म ही नहीं हो पाते। तो सीवीसी ने भी एक बार स्टेटमेंट दिया था कि सीबीआई जो है वो एक ब्लैक होल की तरह है, इसके अंदर जो एक बार अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। तो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हैं वो कंक्लूड ही नहीं हो पाते। तो सीबीआई के डिले की एक मेजर रीजन ये भी है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी हम देखते हैं कि डिलेज होते हैं, तो ये डिलेज की रीजन ये होती है कि उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर नहीं है। अगर ये दिया जाए तो डिलेज भी ना हो। तो वही यहाँ पे भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। दूसरा है कि रिक्रूटमेंट फ्रंट फुट पे होना चाहिए, यूथ्स को अट्रैक्ट करना चाहिए कि सीबीआई ज्वाइन करे। तो कैंपसेस में जाके इसका प्रमोशन किया जा सकता है, उनको इनके बारे में अवेयरनेस जानकारी दी जा सकती है ताकि यूथ्स सीबीआई ज्वाइन करें। तो वो एक हो सकता है। और दूसरा है डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो सीबीआई को कोई भी एक्शन लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, बिकॉज सीबीआई है एक पुलिस एजेंसी, तो उसको पावर्स भी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर मिलते हैं। तो जब तक उसको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए उसको मोर इंडिपेंडेंस की जरूरत है। इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। तो अगर सीबीआई के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया जाए, उसको इंडिपेंडेंट पावर्स दिए जाए, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, सीवीसी के लिए सेपरेट एक्ट है, तो सीबीआई भी इंडिपेंडेंट बन सकता है और अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये पूरा आर्टिकल एक फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर ने लिखा है, तो ये आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं इस आंसर के लिए। दूसरा जो सवाल है वो है मेजर सिटीज इन इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। तो ये जो सवाल है ये GS1 पेपर 1 मेंस 2016 का सवाल है जो आज सुबह पेपर हुआ था। तो ये सवाल के लिए आंसर आप ये आर्टिकल जो है आज के हिंदू न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव पेपर में पेज पे ये आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल है अनबिल्डिंग आवर सिटीज। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे। तो हमको इस सवाल के लिए ये डिस्कस करना है कि सिटीज ज्यादा वल्नरेबल क्यों हो रही है, क्या रीजंस है और फिर इसके लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो ये डिस्कस होगा यहाँ पे। तो जो रीजंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है कि लैंड यूज जो सिटीज में होता है वो अनवाइजली है। तो काफी सारा लैंड यूज दिया जाता है काफी सारे एक्टिविटीज के लिए जो इतना इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन में होता है कि सिटी सस्टेन नहीं कर पा सकती इतना प्रेशर। सो दिस अनवाइज लैंड यूज इज वन एस्पेक्ट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज क्लाइमेट चेंज।
सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो लैंड यूज कन्वर्जेंस जो है, जो अनवाइज है, वो और वल्नरेबल बन जाते हैं. तो ये मोर वल्नरेबल है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है. पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उसका टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर राइज ना हो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. बट देन वी आर सीइंग दैट 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा काफी स्टडीज के हिसाब से. तो अगर इतना राइज भी हुआ अगर टेम्परेचर, सो सी लेवल वाटर लेवल्स विल राइज ड्रास्टिकली, और ये इसकी वजह से भी फ्लडिंग होगी. तो इट्स नॉट जस्ट रेन वाटर फ्लडिंग बट इवन सी वाटर लेवल्स राइजिंग, जो उसकी वजह से भी फ्लडिंग्स होगी. तो इसके लिए ये इश्यूज है. तो ये मेजर क्लाइमेट चेंज इज वन मेजर इशू. और दूसरा हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन सिटीज में काफी ज्यादा बढ़ गया है. इवन 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रूरल पॉपुलेशन से ज्यादा था, for the first time since 1921. So urbanization is increasing rapidly. So इस वजह से ज्यादा और ज्यादा लोग सिटीज में आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा बन रहा है, वर्कर्स आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, और स्लम भी प्रॉस्पर हो रहे हैं. तो along with rapid urbanization, the problem of slums also comes. फिर ये स्लम्स जो है काफी एनक्रोचमेंट्स भी होते हैं. बट जो आर्टिकल है वो एनक्रोचमेंट्स की बात करता है, जो सिर्फ स्लम्स नहीं करते बट इवन इंडस्ट्रीज, अदर कॉम्प्लेक्सेस जो गवर्नमेंट बनाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन, इवन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी एनक्रोचमेंट्स है. हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है और ये स्लम्स के जैसे इलीगल नहीं है, लीगल है, पर ये भी नेचर के ऊपर एनक्रोचमेंट्स है. तो एक स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा गया है वो है कि फ्लड वाटर्स फॉलो द लॉ ऑफ नेचर. Here encroachments are defined by location, not license. तो अगर ये locations जहाँ पे ये encroachment हो रहे हैं, जैसे कि marshlands पे, creeks पे, salt pans पे, जब ये lands encroach होके यहाँ पे infrastructure develop किया जाता है, licenses दिए जाते हैं, industries बनती है, तो इन cases में ये ज्यादा vulnerable कर देते हैं city को against disasters. So disasters और बुरी तरह से affect कर सकते हैं cities को. तो इसलिए ये जरूरी है कि cities के जो लंग्स है, जो ओपन एरियाज है, मार्शलैंड्स है, क्रीक्स है, ये सारे सस्टेन मेंटेन किया जाए ताकि सिटीज वल्नरेबल ना बने. तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और स्टेप्स टेकन जो है फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट काफी स्टेप्स लेते हैं. वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाते हैं, एनक्रोचमेंट्स को निकालते हैं, डीसिल्टिंग करते हैं, जो सिल्ट हो गया है, जो डिपोजिशन हो गया, उस डिपोजिशन को हटाने के लिए वाटर बॉडीज अपने साथ सिल्ट कैरी करती है. और ये सारा सिल्ट जो है, माइन्यूट सैंड पार्टिकल्स, ये सब बॉटम जो होता है वाटर बॉडीज के गहराई में ये जमा हो जाता है. तो थोड़े थोड़े टाइम से गवर्नमेंट्स को डीसिल्टिंग करना पड़ता है ये वाटर बॉडीज को. तो जब ये डीसिल्टिंग किया जाएगा तो वाटर लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा सिल्ट नीचे से निकल जाएगा. तो इसकी वजह से फ्लडिंग कंडीशन चांसेस कम हो जाते हैं. तो ये एक स्टेप है जो गवर्नमेंट लेती है. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लाया जाता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स मशीनरी को एनहांस किया जाता है. तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑलरेडी लेती है टू कंट्रोल फ्लड्स. बट इनके अलावा जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, जो लार्ज स्केल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, इल डिजाइन रोड्स एंड ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जो सैंड ड्यून्स को फ्लैटन डाउन किया जाता है, जो सॉल्ट पैन्स को फिलअप करते हैं, वाटर बॉडीज अफेक्ट होती है, उनको फिलअप किया जाता है ताकि ज्यादा लैंड मिले. इन सभी एक्टिविटीज की वजह से जो ये अनवाइज लैंड यूज है, इसकी वजह से फ्लडिंग चांसेस और बढ़ जाते हैं. तो ये सारे स्टेप्स के लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि लैंड यूज वाइजली किया जाए. और जो ये शॉक एब्जॉर्बर्स है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए जो शॉक एब्जॉर्बर्स चाहिए, वो सारे नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स है. तो जो ये सैंडी बीचेस भी होती है, वो वायलेंट स्टॉर्म्स से भी बचाती है, रेन वाटर को भी सोक इन कर लेती है. इनलैंड एक्विफर्स जो होते हैं, इनलैंड वाटर बॉडीज होती है, वो भी वाटर टेक इन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग कम हो सकती है. नेचुरल वेजिटेशन कवर जो है, हेल्दी नेटवर्क ऑफ वाटर बॉडीज अगर एक जगह पे है, तो उसकी वजह से जो रेन वाटर है और फ्लडिंग है, उसके चांसेस काफी कम हो सकते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया, मैंग्रोव्स की वजह से भी फ्लडिंग फ्रॉम सी वाटर कमिंग इन ऑल्सो रिड्यूसेस ड्रास्टिकली. तो वो एक बैरियर बन जाते हैं, नेचुरल बैरियर्स. तो अगर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट किया जाए तो ओवरऑल कंडीशंस भी रेगुलेट हो सकते हैं. तो जो ओपन अनबिल्ट लैंड है और वाटर बॉडीज है, ये बहुत क्रिटिकल है. ये सिटीज की लंग्स होती है.
वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह, ओपन एरियाज, ताकि रेजिलियंस रहे, ताकि सिटी सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, वरना सम फ्लड और सम डिजास्टर कैन डिस्ट्रॉय द सिटी कंप्लीटली। तो ये मोर फ्लड से बचने के लिए, वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए हमको नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व और एनहांस करना होगा। तो ये वो आर्टिकल है। तो यही आज के लिए, थैंक यू।